पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के बारे में पढ़ लिया था। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, और ये पूरा पढ़ के हमने एंड कर दिया था। इसमें मैंने बताया था कि मोनोपोली जहाँ पर होता है वहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस है ना, तो कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, किसी एरिया में कम प्राइस होता है, किसी एरिया में ज़्यादा होता है। बहुत सारे उसमें हमने पॉइंट्स पढ़े थे। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई। छोटा सा हिस्सा और इसका रहता है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं, मतलब ये मोनोपोली वाला यूनिट ख़त्म हो जाएगा। इसी में जो एक टॉपिक आएगा यह है डंपिंग। डंपिंग ये भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही एक मेथड है। मेथड क्या है, एक फिनोमिना कह सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करता है। लोकल मार्केट में प्राइस ज़्यादा महंगा रख देता है, और वही इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो वहाँ पर इसी प्रोडक्ट का प्राइस वो कम कर देता है। चाइना वाले यही करते हैं। उनके प्रोडक्ट उनके अपने मार्केट में महंगे मिलेंगे, और वही भारत में देखो एकदम ऐसा लगता है, मतलब कि हमें महसूस होता है कि वो कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, बट फिर भी कमा रहे हैं, लेकिन हाँ प्राइस कम करके और बेचते हैं। तुम तो अभी उस दौर में हो जिसमें स्मार्टफोन बिक रहे हैं। एक वो दौर था जब स्मार्टफोन नाम की चीज़ नहीं थी, बटन वाले फ़ोन बिकते थे। तब तो तुम पैदा हुए होगे जब बटन वाले फ़ोन का दौर ख़त्म होने को जा रहा था। चाइना के मोबाइल और यही सैमसंग, नोकिया, मोटरोला और भी HTC वगैरह के, और ब्लैकबेरी मेन वो किंग था वो तो ब्लैकबेरी। तो भयंकर भयंकर मोबाइल निकालते थे ये बटन वाले, और एकदम गजबी फीचर्स। खैर अब तो एंड्रॉयड में तो टुच्चे पुच्चे मोबाइल में भी समय मिल जा रहा है वो, लेकिन उस वक्त जो फीचर्स मिलते थे वो माना जाता था कि हाँ वाकई में कुछ फीचर्स हैं। तो जो ये नोकिया, सैमसंग, ब्लैकबेरी, ये सारे जो बड़े बड़े किंग हुआ करते थे उस वक्त, ये लोग अपने मोबाइल में जिन फीचर्स को जिस यूँ कह लो कि स्ट्रक्चर के साथ बना के और बेचते थे, और 10,000 12,000 का मोबाइल बिकता था वो, तब वो कीमत बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। 10,000 12,000 15,000 का मोबाइल लेना बहुत बड़ी कीमत मानी जाती थी। वो ही सारे फीचर्स चाइना वाला जो मोबाइल है, चाइनीज़ मोबाइल जो बिकते थे, उनमें 4 साढ़े 4 5 हज़ार में मिल जाता था। खूब डिमांड होती थी इसकी, बहुत डिमांड चलती थी, अभी भी चलती है। लेकिन अब तो देखोगे तो लगभग पूरा एंड्रॉयड मार्केट ही जहाँ तक है कि सारा ही चाइना ने घेर लिया है, कीमत कम करके। ठीक है, it refers to price discrimination where the seller charges higher prices of product in local market and lower prices in फॉरेन मार्केट, है ना।
एग्जाम्पल में चाइनीज़ प्रोडक्ट को ले सकते हो। हम्म, गलत है ना। बढ़े आगे। आगे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहला है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में लिखो। वेयर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन takes place on the basis of consumers surplus। Price discrimination takes place on the basis of consumers surplus। इसका मतलब है चार्जिंग हायर प्राइस फ्रॉम रिच क्लास एंड लोअर प्राइस फ्रॉम पुअर क्लास। ऐसा होता है ना, कई जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है। हायर क्लास से ज़्यादा प्राइस, लोअर क्लास से कम प्राइस चार्ज करते हैं। ये भी एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। इसे कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर दूसरा आ जाता है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वेयर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन takes place on the basis of quantity sold। क्वांटिटी सोल्ड के बेसिस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है।
जिस जगह पर जहाँ पर हम देखें कि क्वांटिटी ज़्यादा सोल्ड हो रही है तो वहाँ प्राइस ज़्यादा कर देंगे, और जहाँ क्वांटिटी कम सोल्ड हो रही है हैं वहाँ प्राइस कम रख दिया जाएगा। तो वो हो गया सेकंड ऑर्डर में। अब वहीं बात करेंगे थर्ड ऑर्डर की। जहाँ तो ज़्यादा बिक रहा होगा वहाँ प्राइस कम, जहाँ ज़्यादा बिक रहा है वहाँ प्राइस ज़्यादा रखेंगे। वहाँ ज़्यादा रखेंगे ऑर्डर। हाँ, और जहाँ डिमांड कम हो रही है वहाँ प्राइस कम कर देंगे। वेयर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन takes place on the basis of segmentation of market। ये थर्ड ऑर्डर का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया। सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट मतलब मार्केट के टुकड़े कर दिए जाते हैं और हर टुकड़े में प्राइस अलग अलग रख दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है थर्ड ऑर्डर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम कह सकते हैं ना सब मार्केट्स होते हैं और सभी मार्केटों में अलग अलग प्राइस देखने को मिल जाता है। बढ़े आगे। कोई दिक्कत तो नहीं है तीनों में? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तीनों में कोई दिक्कत? तो ठीक है, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से देख लेते हैं डंपिंग से। डंपिंग क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही एक टाइप है, एक हिस्सा है ना, जिसमें क्या बोला है कि हायर प्राइस चार्ज करो, है हायर प्राइस चार्ज किया जाता है लोकल मार्केट में और लोअर प्राइस चार्ज किया जाता है फॉरेन मार्केट में, ताकि अपना मार्केट फैलाया जा सके। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टाइप देखते हैं। तो 3 टाइप हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में कंज्यूमर के अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर रिच पर्सन है, रिच क्लास का है तो हायर प्राइस चार्ज करेंगे, और पुअर क्लास का है तो लोअर प्राइस चार्ज कर देंगे। ठीक है। सेकंड ऑर्डर में क्या है? सेकंड ऑर्डर में क्वांटिटी सोल्ड के बेसिस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिस एरिया में या जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रही है वहाँ प्राइस ज़्यादा रख देंगे, और जहाँ सेल कम होती है वहाँ प्राइस कम कर देंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट कर दिया जाता है। मार्केट के छोटे छोटे सेगमेंट बना दिए जाते हैं, सब मार्केट जिसे हम कहते हैं, सब मार्केट बना के, और हर मार्केट में
अलग 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 क्या रखते हैं, प्राइस रख दिया जाता है। जैसे कहीं पर किसी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रख दिया जाएगा, और जहाँ प्राइस सेल कम हो रही हो वहाँ पर प्राइस भी कम कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि सेल्स को प्रमोट किया जा सके। चलो एक छोटा सा सवालात देखा जाए। फॉर अ डिस्क्रिमिनेशन monopolist the condition for equilibrium is option A, MR will be greater than MC, option B, MR1 will equal to MR2, option C, MR of A equals to MR of B is equals to MC, और option D, all of the above। तीनों बराबर है। MR MRB अगर एक डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रखता है, अब वो इक्विलिब्रियम चाहता है, तो उसको किस कंडीशन में होना चाहिए? उसका MR MC से ज़्यादा होना चाहिए क्या? उसका MR1 MR2 के बराबर होना चाहिए। MR1 MR2 का मतलब फर्स्ट एक मार्केट में MR1 है, दूसरे मार्केट में भी MR है, तो वो 2 हो गया। इसका MR उसका MR बराबर होना चाहिए, या MR1 या MRA MRB और MC तीनों बराबर होने चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है MR बराबर MC, ये तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है। अब A अगर देखेंगे तो इसमें तो MR ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे तो इसमें MR1 MR2 बराबर है, मतलब पहले मार्केट का MR1 दूसरे मार्केट का MR2 है, वो दोनों बराबर है, लेकिन इसमें MC के लिए तो कोई बात ही नहीं बोली, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरे में देखो पहले मार्केट का MR दूसरे मार्केट का MR और इसका MC तीनों इक्वल आ रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। इसको अगर समझा जाए,
MR वाला जो कंडीशन है इसको अच्छे से और समझा जाए तो यहाँ एक मान लिया सब मार्केट ए, एक और ले लेते हैं सब मार्केट बी। ये ए है, ये बी है। सब मार्केट ए में मोनोपोली वाला अगर डायग्राम बनाएंगे, ये एक्स, ये वाई, ये MR, ये उसका MC, MR और MC। ये इतने इसका अपना MR पे इतने प्राइस पर ये इतनी क्वांटिटी चल रही है, बिल्कुल। अब इसी के सामने दूसरे को देखें, अगर ये MR क्या MC कहाँ से लिख दिए मैंने, ये MR और ये AR होता है ना, ये हो गया MR, ये भी हो गया AR। ये MR है A का और ये MR हो गया B का। जो प्राइस इधर चल रहा है बिल्कुल उसी वक्त इसमें भी उतने ही प्राइस पर ये क्वांटिटी इतनी सेल हो रही है, ठीक है। अब मार्केट की बात करेंगे यहाँ। मैंने थोड़ी कहा था कि बनाओ अभी। MR, ये MR हो गया और इस मार्केट का जो अपना AR रहेगा। देखो होता क्या है, मार्केट की बात करेंगे अगर तो मार्केट में MR कुछ ऐसे चलता है और AR ऐसे चलेगा। दूर भाग गया। MR और ये हो गया AR और यहीं से इसका MC भी बनेगा। ये हो गया MC। तो जहाँ MR AR और MC दोनों बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम वहीं आता है। तो सब मार्केट A और सब मार्केट B दोनों को अगर मिलाएंगे तो पूरा मार्केट बन के तैयार हो जाएगा। सब मार्केट A में और सब मार्केट B में MR की कंडीशन देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं, तो बिल्कुल वहीं देख रहे हैं जहाँ मार्केट का MR MC दोनों बराबर आ रहा है। जहाँ मार्केट का अपना MR MC बराबर है, वहाँ से सब मार्केट B और सब मार्केट A दोनों का MR कंडीशन देख रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पाई जाती है। फिर अब यहाँ देखेंगे तो हो सकता है कि इसका ये दिख रहा है, एक मार्केट का अपना स्टार्टिंग पॉइंट दूसरे मार्केट से नीचे ही है, दूसरे का यहाँ आ रहा है। एक मार्केट और दूसरा मार्केट, दोनों मार्केट एक बराबर लेवल पे स्टार्ट नहीं होते हैं। एक पहले स्टार्ट हो जाता है, दूसरा बाद में होता है। अब यहाँ देखो, सब मार्केट ए जहाँ स्टार्ट हुआ है, सब मार्केट ए जहाँ स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल वहीं पे मार्केट स्टार्ट हो रहा है। सब मार्केट बी वो मार्केट के स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट हुआ है।
तो ये इसका स्टार्टिंग थोड़ा डाउन रहेगा। क्लियर? सब मार्केट ए प्लस सब मार्केट बी इक्वल टू मार्केट। मार्केट। अच्छा, अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज portable when elasticity of demand is प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल रहेगा। अरे प्रॉफिटेबल लिखा था मैंने, पोर्टेबल लिख दिया। प्रॉफिटेबल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर कर रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल होगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी। सेम इन बोथ मार्केट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, different in both market। ऑप्शन सी, elastic in सब मार्केट वन, सब मार्केट ए एंड inelastic in सब मार्केट बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना मोनोपोलिस्ट के लिए प्रॉफिटेबल होगा अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन चार में से कोई एक होगा। घूस के अंदर शांति नहीं मिली थोड़ी सी। अरे टाइम मैं यहाँ रखा हूँ पर नहीं, हाथ लगाया जा रहा। अब चुप गया तो लग रहा थोड़ा ये पहले से बड़ा तीसरे में क्या लिखा है? इलास्टिक इन सब मार्केट ए एंड इनइलास्टिक इन सब मार्केट बी। इसका आंसर होना चाहिए सर इलास्टिक इन सब मार्केट। ये आंसर है सी है। अब मेरे ख्याल से सर बी बी और सी में क्यों? पहला तो नहीं सकता ना। पहला तो मुझे पहले वाले दूसरे वाले में लगा लो, दोनों ना अलग अलग है। दूसरे में लगा लो 70 65, तीसरे वाले में लगा लो 45। चले बताओ सर। अब ऊपर के दोनों 20-20%, नीचे 40, नीचे 20। पता कितना बनेगा परमुटेशन कितना बनेगा? परमुटेशन कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे। कितने लोग बैठा? दो सोचना, 2 लोग बैठाना है, या तो इलास्टिक या तो इनइलास्टिक। तो इसका आंसर है सी। इलास्टिक का आंसर क्या होता है? चेंज नहीं होगा, इलास्टिक का चेंज हो जाएगा। इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका आंसर रहेगा हाँ
आंसर क्या है? इधर ए देखा मैं कहा था ना 63 वाला 63 वाला ज़्यादा निकला। डिफरेंट इन बोथ मार्केट, हर मार्केट में, दोनों ही मार्केट में इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी तो प्रॉफिटेबल है, दोनों में सेम रहेगा तो कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। पहला वाला हाँ, ये होता है, अगला काम होगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, अब मोनोपोली मार्केट के बारे में डिस्क्रिप्शन सारा ख़त्म। अब अगले मार्केट की ओर चलते हैं। ओलिगोपोली। अरे तीसरा जो मार्केट है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, कंपटीशन अभी मोनोपोली में मार्केट, क्या चाहिए? क्या चार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट कौन सा मार्केट है? ये भी तो एक मार्केट ही है, तो ये किस टाइप का मार्केट है? किस टाइप का? एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। प्रोडक्ट सेम होता है बस ठीक क्वालिटी और वो सब। प्रोडक्ट सेम होता है, प्राइस भी सेम ही होता है, एक ही मार्केट में शायद मे भी। वो परफेक्ट कंपटीशन है। प्रोडक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। होमोजीनियस होता है। प्रोडक्ट काम तो यूज़ तो सेम ही है, दोनों मतलब दो प्रोडक्ट हैं, दोनों का यूज़ सेम ही है, लेकिन इसके और इसके क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएशन आ जाता है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, जिस वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। जैसे तुमने सुना होगा टूथपेस्ट कोलगेट, सुना है? और एक और टूथपेस्ट जो कि अब तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं देखता मैं, पेप्सोडेंट, नहीं ना? लेकिन अगर वो रहता तो वो भी वही, दोनों का काम तो सेम ही है। अच्छा चलो पेप्सोडेंट छोड़ो, वो तो अभी दिखाई ही नहीं देता, पता नहीं कहाँ है। दुकान की पतंजलि ले लो, पतंजलि दंत कांति। ठीक है, टक्कर में चल रहे हैं दोनों। अब कोलगेट वाला जो टूथपेस्ट है और दंत कांति वाला जो टूथपेस्ट है, दोनों टूथपेस्ट का काम तो सेम ही है। ऐसा थोड़ी है कि एक से दांत साफ करते हैं तो दूसरे से पैर साफ कर रहे हैं, दोनों दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। खैर फिर भी दोनों की कीमत अलग अलग होती है। थोड़ा बहुत क्यों? क्वालिटी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्वालिटी पे डील किया जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिसके बेसिस पर प्राइस डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो जाता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बस यही कमी है, वहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सारे प्रोडक्ट सेम ही होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है दिक्कत, तो अब लिखना स्टार्ट करो। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स
तो पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो ये क्या है, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये आया समझ? दूसरा, कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के हैं और कुछ फीचर्स मोनोपोली के हैं। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक कि कमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड आर होमोजीनियस। ये हमने किस में देखा था? तो ये परफेक्ट कंपटीशन में देखा था। तीसरी बात, एक जैसे प्रोडक्ट का अलग अलग, हाँ। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन इज पॉसिबल। यहाँ हमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल होते हुए दिखाई देता है। एक प्रोडक्ट दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। साबुन देख लो, सारे साबुनों का एक ही काम है, झाग निकालना, फिर भी अलग अलग प्राइस होता है। कोई साबुन 10 रुपये में मिलता है, कोई साबुन उतना ही बड़ा 20 रुपये में मिल रहा है। क्वालिटी। इसके बाद लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स फ्रॉम द मार्केट में कोई नया एंटर हो रहा है, कोई पुराना छोड़ के जाना चाह रहा है, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस बहुत कम है ना। कोई नया एंटर होना चाह रहा है, क्या उस पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लेकिन मोनोपोली में ये रिस्ट्रिक्शन थी। मोनोपोली के केस में कोई नया एंटर हो रहा हो तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। कोई दूसरा आएगा तो अपनी फिर मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पांचवा, इलास्टिक डिमांड। जो इसकी डिमांड है वो इलास्टिक देखी जाती है, इलास्टिक डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली यहाँ कंपटीशन देखने को मिल रहा है, कंपटीशन देखने को मिल रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिक ही तो रहेगी। इलास्टिक कहने का मतलब क्या हुआ? प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ तो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इन इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस कितना भी चेंज होता रहे, डिमांड चेंज होगी ही नहीं। मोनोपोली में ऐसा है, मोनोपोली में इन इलास्टिक है और परफेक्ट कंपटीशन में इलास्टिक है। इसके बाद अगला फीचर, ह्यूज सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। यहाँ सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप खूब देखा होगा ना, प्रचार प्रसार बहुत होता है। अगला, मैनी सेलर्स इन द मार्केट में सेलर भी बहुत सारे हैं। मार्केट में बहुत सारे सेलर्स इसमें पाए जाते हैं।
हो गया। अब इतनी बात हो गई तो अब इसके हम कुछ और फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। मतलब क्वालिटी के बेस पे चला जाता है ना डिस्कशन, और तो इसमें इलास्टिक डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्या मतलब, क्वालिटी के बेसिस पर अभी कितना भी मतलब प्राइस कम हो जाए उससे क्या मतलब क्वालिटी तो वही जाएगी। प्राइस भी तो है। मान लो कि क्वालिटी में ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है तो प्राइस की वजह से तो डिमांड बदल ही जाएगी। यहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं, प्राइस भी चल रहा है, क्वालिटी भी चल रहा है, क्वांटिटी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। देखिए अब यहाँ पर अभी वही इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है। मोनोपोली में भी यही जाना था, इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम देखना है तो हमें दोनों ही देखना है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों देखना होगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में भी हमने यही देखा और मोनोपोली में भी यही देखा, तो यहाँ पर भी ये देखेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के लिए यहाँ पर बात किया जाएगा। शॉर्ट रन में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो इसी इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम प्रॉफिट देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं या सुपर नॉर्मल लॉस कमा रहे हैं, तो किस कंडीशन में। वहाँ भी पीछे हमने ये देखे थे, यहाँ भी ये देखेंगे। पहले देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो तभी कमाया जाता है ना जब AR ज़्यादा हो जाए AC से, एवरेज कॉस्ट बड़ा हो छोटा रहे एवरेज रेवेन्यू से, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए तो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। हमने ये पीछे दोनों मार्केट में भी ऐसे ही देखा था। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाया जाएगा जब एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। चलो इसके बारे में भी देखेंगे। देखो कर्व की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैटर कर्व बनते हैं इसके मोनोपोली मार्केट के मुकाबले। मोनोपोली मार्केट के कर्व को देखोगे तो थोड़ा सा कम फ्लैटर थे, अब थोड़े ज़्यादा फ्लैटर बनेंगे। ये है मार्जिनल रेवेन्यू, ये है एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा MC का कर्व जो कि बचपन से चलता आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एवरेज कॉस्ट का कर्व बिल्कुल। अब देखो थोड़ा सा क्या होता है ना, डायग्राम बनाते वक्त चीज़ों को ध्यान रखना होता है। नहीं दिख रहा? यही तो है इक्विलिब्रियम वाला जगह। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इतना है, अब एवरेज कॉस्ट अगर इससे नीचे हो गई तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और एवरेज कॉस्ट बिल्कुल इसी पर आ गई तब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और एवरेज कॉस्ट कर्व इसी के ऊपर पहुंच गया तो सुपर नॉर्मल लॉस मिलेगा। याद आया? नीचे प्रॉफिट बराबर आएगा तो नॉर्मल। तो एवरेज कॉस्ट कर्व अगर हम यहीं से देखें
ये है एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक, और ABC भी इसी के नीचे से जाएगा। तो इसी को काट देंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, हैं, जो इसमें खुद ही देखोगे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम, यहाँ पर है ना, यहाँ आ रहा है एवरेज कॉस्ट, तो ये इतना हिस्सा हमारा अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। अब यही चीज़ देखो, अगर ऐसे हो जाए, ये कर्व ऐसे बने, तो हमें देखने को मिलेगा कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हुआ सिर्फ। और यही कर्व अगर इसके ऊपर पहुंच जाए तो ये कहलाएगा सुपर नॉर्मल लॉस। तो फिलहाल अभी हम इस नॉर्मल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस तरह के कंडीशन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? ये तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो इसे हम कहेंगे E, ठीक है। ये वो टाइम है जहां हमारा एवरेज कॉस्ट हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वो टाइम है जब हमारा एवरेज रेवेन्यू हमारे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को टच करता है, ये क्वांटिटी है। ई डैश वाले टाइम पर प्राइस है इतना, और सॉरी ई डबल डैश वाले, और ई डैश वाले टाइम पर ये है पी डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो गैप आ रहा है, ये इतना गैप, दिस गैप इज नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। लिखा जाए, यही लिखते हैं, ये O हो गया। अगर लिखा जाएगा तो OPE डबल डैश Q, OPE डबल डैश Q, ये तो रेवेन्यू है, ये तो रेवेन्यू हुआ। और OP डैश E डैश Q, ये कॉस्ट कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा। और P डैश P E डबल डैश E डैश, ये कहलाएगा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कूलर बंद करना पड़ेगा। आ गया इतना बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं आई? ये तो पुरानी कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ें पुरानी ही मिलने वाली है, बस कर्व जो है AR/MR का कर्व वो मोर फ्लैटर देन मोनोपोली रहेगा।
तो अगला देखें अब। अगला आएगा नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो अब तो ये तुम खुद भी बना सकते हो, अब तो उतनी आदत बन चुकी होगी। जल्दी जल्दी कर देते हैं फिर ख़त्म इसे। ये x हो गया, ये y हो गया, ये mr है, ये ar है, यहाँ से mc जाएगा। क्या कर दिया ये mc को मैंने, चलो ऐसे ही ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। ये हो गया MC। ठीक, अब इसमें इक्विलिब्रियम तो दिख ही रहा है, ये वो है इक्विलिब्रियम टाइम, ये क्वांटिटी, और बस उसी इतनी क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम प्राइस ये रहा। अब इसी में हम बीच में घुसाएंगे AC को और ABC को। अब AC जो है वो हमारा ऐसे आएगा, टच करेगा, ये AC हो गया, और ABC को नीचे बना लेंगे। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है E, ये वो टाइम जहाँ E1 है और ये E डबल डैश है। E डैश के वक्त हमारा जो प्राइस लेवल है वो ये है, और E सिंगल डैश और E डबल डैश के टाइम पर यहाँ पर पहुँच गए। तो अभी भी हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट वाले फेज़ पर हैं, क्योंकि हमें कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हमारा कम है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम आ रहा है, मतलब हम अपने सारी कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं और फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। कोई शक? हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों रिकवर कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है हमारे जेब में 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं बच रहा, कोई बात नहीं, ना बचे, लेकिन अपनी जेब से जा भी तो नहीं रहा, तो हम इसी को नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन कि AR और AC दोनों बराबर रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आउटपुट लिख लेना, पिछले वाले कर्व में भी लिख लेना, और इधर कॉस्ट या रेवेन्यू दोनों का तो एक ही साथ चल रहा है सब, तो दोनों को लिख देंगे। अगले कर्व पे आ जाए। तो तीसरा कर्व सुपर नॉर्मल लॉस, सुपर नॉर्मल लॉस ये है सुपर नॉर्मल लॉस का कंडीशन। ये MR, ये AR, ठीक, ये हो गया MC, इस जगह पर इक्विलिब्रियम है तो वहाँ से क्वांटिटी देख लेते हैं, और बिल्कुल उसी पर उसी में
अपना रेवेन्यू देख लेते हैं। तो इतना रेवेन्यू, अगर इतना रेवेन्यू रिकवर हो जाता है तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एवरेज कॉस्ट हमारे एवरेज रेवेन्यू के बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है यहाँ, दिक्कत ये होती है कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व वो ऊपर पहुंच जाता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ये नीचे से चल रहा होता है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इतनी रेवेन्यू होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल उसी वक्त यहाँ पर हमारा एवरेज कॉस्ट आ रहा है। ये इक्विलिब्रियम है ई, और ये वाला पॉइंट ई डैश और ये वाला पॉइंट हमारा ई डबल डैश। ठीक है। इतना प्राइस होना चाहिए, यानी इतना कॉस्ट और रेवेन्यू होना चाहिए हमारा, लेकिन हमारा जो कॉस्ट आ रहा है वो इतना आ रहा है। ये बात एकदम क्लियरली हो जानी चाहिए, कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों है। रेवेन्यू इतना होना चाहिए और कॉस्ट हमारी इतनी है, पी डैश, और ये हमारा पी डबल डैश। हमारा कॉस्ट पी डैश सॉरी रेवेन्यू पी डबल डैश वाले पॉइंट पे होना चाहिए, यानी इतना कीमत हमारा आना चाहिए, लेकिन हमारी कॉस्ट ही पी डैश जा रही है। समझे? तो ये वाला जो हिस्सा, ये पोर्शन हो गया, ये हमारा सुपर नॉर्मल लॉस कहलाएगा। यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं। तो सुपर नॉर्मल लॉस के लिए सीधे सीधे लिख देते हैं हम पी डबल डैश पी डैश ई डबल डैश। ये ई हमारा कहलाएगा सुपर नॉर्मल लॉस। तीनों केस हो गए शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में तीनों केस हो गए। अब लॉन्ग रन में आ जाते हैं। तो लॉन्ग रन में तो पीछे भी तुमने देखा, दोनों ग्राफ, दोनों ही मार्केट में एक ही कंडीशन है, तो यहाँ पर भी एक ही कंडीशन रहेगी। इक्विलिब्रियम of firm under monopolistic competition। और ये कौन सा है? इन लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन की बात करेंगे तो ये हो गया MR, ये हो गया AR। ठीक है। अब याद करोगे लॉन्ग रन में हम जब अपना कर्व बनाते हैं, पहले तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखेंगे तो वो फ्लैटर रहेगा। ये हो गया लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है। और वही हम दूसरे की बात करेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करेंगे तो वो आएगा, नीचे रुक गया, आएगा, टच करेगा
और ये चलता बनेगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एक सेकंड गलत वो नहीं बन पाया इसमें। जहाँ MRMC बराबर है बिल्कुल उसी जगह पे ARAC भी बराबर होता है। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो अपना कर्व है वो ऐसे रहता है। जहाँ MRMC बराबर होंगे, यहाँ MRMC बराबर है, इस जगह पे MR और MC बराबर है, बिल्कुल उसी वक्त यहाँ पर AR और AC भी दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, तो ये इतना प्राइस हो गया और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा। यहाँ आ गया कॉस्ट या रेवेन्यू और नीचे आएंगे वो ये क्वांटिटी और यहाँ लिखेंगे आउटपुट। डब्बा नहीं बनाना था इसका? कौन सा डब्बा? ई डैश नहीं है इसमें? ई डैश तो पहले भी नहीं करे, ध्यान देख, ध्यान देख, ये जो ई वन करे, ये वाला, हाँ, ये कॉस्ट बता रहा है। नहीं है। MRMC बराबर आ रहा है यहाँ पर, सॉरी MRMC कर रहा हूँ, ये तो मार्केट इक्विलिब्रियम है ना, और हमारा बिल्कुल उसी वक्त ARAC बराबर हो गया, तो यहाँ कोई एक्सेस अमाउंट नहीं आ रहा। एक्सेस अमाउंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं हम।